कुछ छपरा से बता देते हैं, जहां सुबह सुबह बिशुनपुर के पास पुलिस और कुख्यात अपराधी शिकारी राय के बीच मुठभेड़ हो गई है। छापेमारी के दौरान शिकारी राय ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें मुठभेड़ में एसआई सुमन कुमार घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में कुख्यात अपराधी शिकारी राय भी जख्मी हो गया, जिसे गंभीर परिस्थिति में सदर अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। आपको बता दें कि शिकारी राय हत्या और लूट के कई मामलों में वांछित था और कल पुलिस लाइन के पास हुई हत्या में भी शामिल बताया जा रहा था। पुलिस ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती किया है। मौके से 2 पिस्टल और 3 मैगजीन बरामद की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ की ये तस्वीर है, जिसके बाद जख्मी अवस्था में अपराधी शिकारी राय के एनकाउंटर के बाद उसे अस्पताल में इलाजरत भी रखा गया है। हत्या लूट के कई मामलों में शामिल था और कई दिनों से वांटेड चल रहा था और आखिरकार पुलिस को सफलता भी मिली। हालांकि इस एनकाउंटर के दौरान पुलिस को भी गोली लगी है, जिसकी जानकारी सामने आई है। कुख्यात जवाबी कार्रवाई में शिकारी राय जख्मी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कल ही हुई हत्या में भी ये आरोपी है शिकारी राय। लूट, हत्या सहित कई संगीन मामलों का ये आरोपी बताया जा रहा है। मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान छापेमारी के दौरान शिकारी राय ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें मुठभेड़ में एसआई सुमन कुमार के जख्मी होने की खबर है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई और इसी दौरान कुख्यात अपराधी शिकारी राय जख्मी हो गया। आप तस्वीरें इस कुख्यात अपराधी शिकारी राय की देख पा रहे होंगे। छपरा में कल जिस तरह से अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय दिया था, उसके अगले ही दिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई भी की है और अभी जो हमें सूचना मिल रही है कि शिकारी राय नाम के एक अपराधी को गोली मारी गई है पुलिस द्वारा। हालांकि अपराधी अभी सुरक्षित है, उसे अभी जीवित है। आप दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से ये अपराधी का अंदर में इलाज चल रहा है, यही अपराधी है शिकारी राय, जिसके ऊपर बताया जा रहा है कि हत्या और लूट के 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। और कल जो हत्याकांड हुई थी, जो एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसका भी आपराधिक चरित्र सामने आ गया है और बताया जा रहा है कि ये पूरी रंजिश में ये हत्या की गई थी। लेकिन जिस तरह से पुलिस लाइन के ठीक सामने अपराधियों ने उसे खदेड़ कर गोली मारी थी, तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन आज सुबह सुबह पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और एक अपराधी को गोली मार दिया। हालांकि इस कार्रवाई में पुलिस का एक जवान भी जख्मी हुआ है, जो खतरे से फिलहाल बाहर है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने एनकाउंटर को अंजाम दिया है, उसको लेकर के पुलिस ने एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है कि अपराधी अगर शहर में घटना को अंजाम देते हैं तो पुलिस भी चुप नहीं बैठेगी, पुलिस की भी गोलियां जो है गरजेंगी और उनको गोली मारी जाएगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता छपरा से संतोष गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर है। संतोष, क्या जानकारी है, कब ये सब कुछ हुआ और जवाबी कार्रवाई में शिकारी राय के जख्मी होने की खबर है, अभी क्या स्थिति उसकी बताई जा रही है? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कल से ही हो गई थी। जो भीषम राय, जिसकी हत्या कल की गई थी, पुलिस लाइन के ठीक सामने खदेड़ करके गोली मारी गई थी, जिसके विजुअल्स हमने दिखाए थे। तो एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने थी। हालांकि जब पुलिस ने जांच किया तो ये पता चला कि पहले एक हत्या हुई थी, जिसमें ये लोग शामिल थे। जो कल का मृतक था, उसकी भी एक हत्या के मामले में संलिप्तता थी और उसी कार्रवाई में यह हत्या की गई। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो इसमें शिकारी राय, जो कि गड़खा के अख्तियारपुर का रहने वाला है, उसका नाम सामने आया। उसकी तलाश करते हुए पुलिस बिशनपुरा के एक बगीचे में पहुंची थी, जहां ये लोग छुपे हुए थे। वहां जैसे ही पुलिस पहुंची, पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस का एक जवान सब इंस्पेक्टर जो है सुमन कुमार, उनको कंधे में गोली लगी है, वो जख्मी हो गए। पुलिस ने भी कार्रवाई की है। पैर में 2 से 3 गोली लगने की बात कही जा रही है। उसका इलाज चल रहा है। जो शिकारी राय है, जिसके ऊपर 12 से ज्यादा मामले दर्ज, जिसमें हत्या, लूट, कई संगीन मामले दर्ज है। आपको रोकना चाहूंगी संतोष, हमारे साथ सारण के एसएसपी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुमार आशीष हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका न्यूज़ 18 पर। और सबसे पहले ये बताइए कि इन दिनों काफी एक्शन में पुलिस नजर आ रही है और कई दिनों से वांटेड अपराधी एनकाउंटर में जख्मी हो गया है। कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे पुलिस को ये सफलता मिली? जी नमस्कार। हाँ, ये कल जो है दोपहर में करीब 2:45-3 बजे के लगभग हमारे यहाँ टाउन क्षेत्र में जो है एक घटना की गई थी इन लोगों के द्वारा, जिसको हम लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस अपराधी की शिनाख्त करी और रात में ही हमारी टीम ने इसे पकड़ा। और जब इसको हम लोगों ने हथियार और इन सब चीज़ों के लिए पूछताछ करी तो ये दिखाने के बहाने जो एक बिशनपुर के पास बगीचा है, वहाँ जाकर इसने फायर कर दिया। इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग करी, जिसमें उसको भी लगी है।
और इस प्रकार हम लोगों ने इसे पकड़ा है। करीब उसमें 7 से ज्यादा मामले जो है अभी तक सामने आए हुए हैं, जो कि हत्या, डकैती और लूट के हैं। तो एक बड़े अपराधी और उसके गिरोह का हम लोगों ने पता किया है और उस पर कार्रवाई की है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी गिरोह की, क्योंकि आपने चर्चा की है, तो क्या कुछ अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस एक्शन ले रही है? बिल्कुल, कल जो घटना हुई है उसमें कुल 3 लोगों को नाम आया है, जिसको हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो इसको जो है हम लोग बहुत जल्दी इसको पकड़ के इसके खिलाफ जो है बढ़िया से वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर करके चार्जशीट करके इसको स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाएंगे। कुमार आशीष जी, एक एसआई भी आपके जख्मी हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है अभी, कोई अपडेट? उनके बाएं कंधे पर चोट लगी है, उनको जो है मरहम पट्टी किया गया है और उनकी हालत अभी स्टेबल है। हम लोग और एहतियात बरत रहे हैं और इसमें जो है कार्रवाई की जा रही है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या पुलिस कर्मियों को कुछ इस तरह से तैयार होकर जाना चाहिए कि अगर उधर से अटैक होता है तो कोई ऐसी तैयारी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं कि अपराधी आप पर अटैक ना कर सके? देखिए, ये पुलिस का ऑपरेशन होता है और थोड़ा बहुत खतरा तो रहता है, क्योंकि अपराधी है और अपराधी किधर किस दिशा में फायर करेगा, किस तरह से फायर करेगा, ये कहना संभव नहीं होता है जी। बट हाँ, पुलिस ने पूरी तरीके से प्रिकॉशन लिया था और हम लोग इसमें आगे और सतर्क रहने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार पुलिसकर्मी एक्शन मोड में हैं और एक कई दिनों से वांटेड अपराधी को जख्मी कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। और आज से ही बिहार विधानमंडल के नए सत्र का आगाज होने जा रहा है। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर के एनडीए खेमे में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हार से मायूस महागठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी में जुट रही है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र को लेकर के विधानसभा सज धज कर तैयार है। विधानसभा में नए विधायकों का इंतजार हो रहा है और 18वीं विधानसभा का ये पहला सत्र इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहा है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से होने वाली है। ऐसे में विधानमंडल के नए सत्र का आगाज भी होने जा रहा है। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर के एनडीए खेमे में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात कर लें तो महागठबंधन में मायूसी भी है, क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है। ऐसे में कौन कौन से मुद्दे इस बार विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला और देखने वाली बात होगी। आज नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण भी होना है, कल स्पीकर का निर्वाचन होगा। तो बिहार विधानमंडल का ये सत्र की शुरुआत देखिए, शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से होने जा रही है। चुनाव में महागठबंधन की करारी हार और एनडीए की प्रचंड जीत के बाद विधानसभा अपने नए सदस्यों का इंतजार कर रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर एनडीए खेमे में उत्साह का माहौल है, तो विपक्ष कम संख्या होने के बावजूद सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में 1 दिसंबर को नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण और 2 दिसंबर को स्पीकर का निर्वाचन होगा। 3 दिसंबर को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राज्यपाल संबोधित करेंगे। इसके बाद सदन पर अध्यादेश की प्रतियां रखी जाएंगी और द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी रखी जाएगी। 4 दिसंबर को धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद होगा और उस पर सरकार का जवाब होगा। इसके बाद अंतिम दिन 5 दिसंबर को व्यय विवरणी पर वाद विवाद और वोटिंग होगी। 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा के विशेष सत्र जो है वो आहूत की गई है और ये सत्र जो है वो 5 दिनों की होगी। पहले दिन जो है निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाया जाएगा। दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का जो है वो चयन होंगे और यह अभिभाषण जो है वो सेंट्रल हॉल में होगी। चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो वाद विवाद होगा। 5वें दिन अनुपूरक बजट पे वाद विवाद होगा और उसके साथ ही सदन की कार्रवाई जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। और इधर हम बताते चले कि यह सत्र जो है वो बेहद खास होगा, क्योंकि इस बार सत्र में जो है सत्ता पक्ष की संख्या बल जो है अधिक है, विपक्ष की संख्या बल जरूर कम है, लेकिन विपक्ष जो है वो पूरे तौर पे आक्रामक होगा। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। विपक्ष इस सत्र में सरकार को अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने विपक्ष को नसीहत देते हुए सकारात्मक बातों को सदन में रखने की सलाह दी है। बिहार की जनता ने इस बार विपक्ष को बहुत साफ संदेश दे दिया है कि ईमानदारी की और सही बातें सदन के अंदर किया करें। आप गलत बयानी
और लोगों को भ्रमित करने वाला बात और बयान न दिया करें। विपक्ष को मैं भी सलाह दूंगा कि विपक्ष का काम होता है सरकार को सार्थक सलाह देना, सरकार को सही बात बताना और सकारात्मक तरीके से सदन के अंदर अपनी बातों को रखना। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। एनडीए के विधायकों की संख्या के मुकाबले विपक्षी विधायकों की संख्या काफी कम है। ऐसे में सोमवार को जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी तो जाहिर है एनडीए का उत्साह चरम पर होगा। वहीं करारी हार के बाद विपक्षी खेमे में कॉन्फिडेंस की कमी दिखेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। नए विधायकों के स्वागत में विधानसभा फूलों से सजा है। इस बार विधानसभा की हाईटेक तस्वीर भी दिखेगी। विधानसभा में अब हर विधायक की सीट पर टैबलेट लगाया गया है। विधायक अपना भाषण, नोटिस और सवाल ऐप में अपलोड करेंगे। मंत्री भी टैबलेट के माध्यम से ही सवालों के जवाब देंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, आज से संसद का भी शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों और कई विषयों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें तमाम दलों के नेता मौजूद रहे। सरकार जहां इस सत्र में कई विधेयक लेकर आ रही है, तो दूसरी ओर सेशन के छोटा होने से लेकर एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र समेत 10 महत्वपूर्ण विधेयक रखने जा रही है। महत्वपूर्ण विधेयकों में परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक, कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025, मध्यस्थता कानून में बदलाव जैसे विधेयक शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र का शुरू होने से पहले ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग बहुत अच्छा से और बहुत ही सार्थक रही है। मैं सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देता हूं। सब ने पार्टिसिपेट किया और अपना अपना पार्टी का पक्ष को रखा है। हमारे सरकार की ओर से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा जी, मैं, मेरे दोनों राज्य मंत्री साथी, हम लोग पूरा नोट किए हैं और जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों और कई विषयों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहे। सरकार जहां इस सत्र में कई विधेयक लेकर आ रही है, तो दूसरी ओर सेशन के छोटा होने से लेकर एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारियों में है। कुछ भी नहीं रहा, लोगों ने अपने में बात की, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया। आपने क्या रखा था मुद्दा? हमने तो एसआईआर पर रखा। तो सरकार का रुख नहीं है कि इस पे चर्चा करें? सरकार करी नहीं, उसी के सहारे तो बेईमानी करना चाहती है। तो यूपी चुनाव है सर, उससे पहले बंगाल है, तो उसी के जरिए जैसा बिहार में हुआ वही सब यहाँ भी देखने को मिलेगा क्या? उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो अधिकारियों से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, उनके वोट नहीं करना। आत्महत्या लोग कर रहे हैं। सत्र में 15 बैठकें होंगी और 19 दिसंबर को समाप्त होगा। हालांकि सरकार पूरी तैयारी के साथ सत्र में हिस्सा ले रही है, वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग में है। खासकर एसआईआर का मुद्दा शीतकालीन सत्र में गर्म रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी बीच देखिए, पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। आज होगी कांग्रेस की अहम बैठक, सदाकत आश्रम में ये बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि सभी जिला अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। फ्रंटल प्रमुख, मोर्चा और संगठन प्रमुख भी इसमें शामिल होने वाले हैं। राजेश राम बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। तो पटना से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर, सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है। बिहार कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। आज कांग्रेस की अहम बैठक होगी और ये बैठक हर मायने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सभी जिला अध्यक्ष इसमें शामिल होने वाले हैं। सदाकत आश्रम में ये बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता राजेश राम करेंगे। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां बिहार कांग्रेस की अहम बैठक आज होने वाली है और इसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है।
और देखिए, कांग्रेस विधायक के जेडीयू के संपर्क में होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सफाई दी है। उन्होंने मीडिया से ही पूछा कि अगर किसी से बात कर संपर्क में है तो आप ही बता दें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाते रहते हैं और ये नैरेटिव मीडिया में चलता रहता है। उन्होंने कहा कि अगर इस बारे में कोई सबूत मिल जाए तो कार्रवाई होगी। के संपर्क में है, यदि आपसे बता के संपर्क में है, किसी से बता के संपर्क में है तो बताइए, जरूर हम कहेंगे। ये आप स्पष्ट हो लीजिए कि लगातार 2020 से, जिसमें हम लोग खुद जो है CLPO हमारे जो है खुद मैं MLA था, और ये नैरेटिव मीडिया में चलते रहे, कुछ लोग भ्रम फैलाते रहे। आप देखे होंगे कि हमारे बारे में भी किसी तरह से भ्रम फैलाया गया। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस के 4 विधायक के महागठबंधन के बैठक में नहीं पहुंचने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कौन किसके साथ जा रहा है उन्हें नहीं पता। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि शायद विधायकों को यह लगता है कि वो एनडीए के साथ जुड़ करके अपने क्षेत्र में विकास की गति दे पाएंगे। वो संपर्क में है। चिराग पासवान ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। साथ जाने की सोच रख रहा नहीं रख रहा। एनडीए अपने में इतना ज्यादा मजबूत है, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग का गठबंधन है। ऐसे में मैं जरूर मानता हूं कि कई ऐसे विधायक हैं जिनको इस बात का एहसास है कि संभवतः एनडीए के साथ जुड़कर ही वो अपनी सोच या बिहार के विकास को या अपने क्षेत्र के विकास को वो गति दे पाएंगे। ऐसे में कई विधायक गाहे बगाए हम लोग के भी संपर्क में हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं। कब कौन किसके साथ जुड़ रहा है ये मैं कह नहीं सकता। और देखिए, कांग्रेस के 4 विधायक के महागठबंधन की बैठक में नहीं पहुंचने पर सियासी कयास जारी है। कहा जा रहा है कि ये चारों नेता जेडीयू के साथ आने वाले हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो जेडीयू के साथ रहेंगे या कांग्रेस के साथ, ये उनकी इच्छा है। किसी व्यक्ति की इच्छा को कौन रोक सकता है? नहीं, जेडीयू के साथ या कांग्रेस के साथ रहेंगे वो तो उनकी इच्छा है। कोई व्यक्ति का इच्छा कौन रोक सकता है? इतनी बात जरूर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं राज्य के लिए, और ऐसे हालात में अगर कोई विधायक समर्थन देना चाहता है, कोई विधायक इस काम को अच्छा समझता है, कोई विधायक चाहता है और राज्य की तरक्की में अपना योगदान चाहता है और नीतीश कुमार जी को समझता है कि हमारे परिवार के लोग हैं, तो इसमें क्या बुराई है। चलिए, खबर अब कैमूर से है, जहां लालापुर इंडस्ट्रियल हब की जर्जर सड़कों ने चावल उद्योग पर संकट खड़ा कर दिया है। 10,000 मजदूरों के रोजगार पर अब संकट मंडराने लगा है। आपको बता दें कि मिलर खुद ही चंदा जुटा करके सड़क बना रहे हैं और यहाँ 200 से अधिक राइस मिल संचालित है। चावल सीजन में यहाँ 10,000 से ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिलता है, लेकिन प्रशासन और सरकार की अनदेखी ने इस क्षेत्र के चावल उद्योग को बंदी के कागार पर लाकर रख दिया है। मिलर्स अब खुद से 25 लाख की लागत से सड़क का निर्माण करा रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री कल्याण मंत्री जमा खान ने मिलर्स को आश्वस्त भी किया है। पर कुछ विशेष ध्यान देके कुछ फंड इकट्ठा करके बनवाया जाए। हम लोग देखते देखते हम लोग का राइस मिल का सीजन आ गया, देख रहे हैं कि हम लोग का व्यापार प्रभावित हो जाएगा, तो अब आपस में हम लोग चंदा इकट्ठा करके पूरा व्यवसायी वर्ग मिल के, दलाल मिल के हम लोग इस रोड का निर्माण करवा रहे हैं। आज से 2 साल पहले भी हम लोग एसोसिएशन के माध्यम से चंदा कलेक्ट कर करके इसको मरम्मत कराए हुए थे, और इतना गड्ढा होने के बावजूद जब ये सड़क नहीं चला, सारे प्रतिनिधियों के पास हम लोग गए, सरकार का जितना विभाग है सबके दरवाजे पे गए, जिलाधिकारी के पास गए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोगों को अपना चंदा कलेक्शन कर करके एसोसिएशन के माध्यम से इस सड़क का निर्माण और मरम्मतीकरण करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात मैं ये बताना चाहूँगा, रेलवे का ओवरब्रिज भारत सरकार का, और ये जो सड़क पे हम लोग खड़े हैं जिसका मरम्मत करा रहे हैं, ये बिहार सरकार का नहीं है। ऐसी बातें हो तो लोग दें, लिख कर दें, उसको तो डीएम साहब से बात है, हम काम करवाएं, करवा दें।